हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इसे ही आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेपरेशन क्या है और क्यों किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब भी हमें क्या करना है, अनवांटेड पार्टिकल को रिमूव करना है, कोई रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस, अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस। ठीक है, क्यों? टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस। यानी कि सेपरेशन का मतलब क्या है कि किसी भी अनवांटेड, यानी कि जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा पदार्थ जो हमारे लिए अनुपयोगी है, जिसका हमें उपयोग नहीं करना है, उस पदार्थ को, और जो हानिकारक पदार्थ है उसको रिमूव करना, उसको हटाना। एक तो ये हो गया सेपरेशन, और एक ये कि टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस। अच्छा, इनको हटा करके क्या मिलता है, हमें एक शुद्ध पदार्थ मिल सके, इसीलिए हम सेपरेशन करते हैं। ठीक है, चलो सेपरेशन क्या है और क्यों करते हैं ये तो हमें समझ में आ गया। यानी कि किसी भी मिक्सचर से, किसी भी मिश्रण से जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग, यानी कि किसी भी मिक्सचर में अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, उन अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग करना, यही सेपरेशन या पृथक्करण कहलाया जाता है। अब करते क्यों है ये तो हमने देख लिया। अब किया कैसे जाता है सेपरेशन, तो इसकी अलग अलग विधियां होती हैं। उससे पहले हमने एक फ्लो चार्ट समझा था, जहां पर हमने पदार्थ के बारे में समझा कि दो तरह के हैं। एक है प्योर सब्सटेंस, और एक है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में भी हमारे पास है एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर में हमारे पास है होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस और हेट्रोजीनस। तो ये हमारे पास पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो शुद्ध पदार्थ होते हैं, एक मिश्रण होते हैं। शुद्ध पदार्थ में जैसे कि एलिमेंट है, आयरन है, कॉपर है, और यौगिक जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। ठीक है, तो ये क्या है, यौगिक है, यानी कि कंपाउंड है। वहीं होमोजीनस और हेट्रोजीनस में क्या डिफरेंस है, लास्ट क्लास में बच्चों हमने यही पढ़ा था कि होमोजीनस और हेट्रोजीनस में क्या डिफरेंस है। होमोजीनस यानी कि एक ऐसा मिक्सचर है जहां पर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का मिक्सचर होगा, लेकिन कैसा होगा, उसमें जो कंपोनेंट है हमें अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, जबकि हेट्रोजीनस क्या है कि उसमें जितने कंपोनेंट होंगे वो सारे ही कंपोनेंट हमें दिखाई देंगे। ठीक, तो दोनों में यही डिफरेंस है, एक में कंपोनेंट दिखाई देंगे, एक में नहीं दिखाई देंगे। यानी कि एक में कंपोनेंट अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे इसलिए नहीं दिखाई देंगे, और एक में कंपोनेंट डिसॉल्व नहीं होंगे तो इसीलिए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये भी हमने बात कर ली थी। तो सेपरेशन की अलग अलग विधियों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जहां पर पहली विधि हमने पढ़ी हैंड पिकिंग। अब हैंड पिकिंग जो टेक्निक है, हैंड पिकिंग जो टेक्निक है, इस टेक्निक में होता क्या है कि हाथ से चयन करके अशुद्धियों को अलग करना। अब ये हैंड पिकिंग यूज वहां पर ही की जाती है जहां पर जो अशुद्धियां हो उनकी मात्रा बहुत कम हो। देखो, अगर बहुत सारी अशुद्धियां हैं तब तो हाथ से उठा करके, हाथ से चयन करके अलग करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये हैंड पिकिंग वहीं पर यूज होती है जहां पर अशुद्धियां जो है वो बहुत कम मात्रा में होती है। इसीलिए उन्हें छान करके अच्छे से क्या करते हैं, हम हाथ से चयन करके अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। जैसे चावल में से हम कंकड़ पत्थर अलग करते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि चावल में जो है बहुत एक एक कटोरा भर के चावल कंकड़ पत्थर हमें मिलता है, ऐसा तो नहीं होता। कंकड़ पत्थर मिलेगा लेकिन थोड़ा बहुत मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हाथ से चयन करके इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमने पढ़ा था बच्चों, थ्रेसिंग।
अब थ्रेसिंग जो टेक्निक है वो फार्मर्स के द्वारा बहुत ज्यादा उपयोग की जाती है। थ्रेसिंग की जाती है जस्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी कि फसल की कटाई के बाद थ्रेसिंग की टेक्निक की जाती है। अब थ्रेसिंग में किया क्या जाता है, ये इमेज में जो हमें दिख रहा है कि जो धान है, धान का जो डंठल होता है, अनाज का जो डंठल है, उससे अनाज के दानों को अलग किया जाता है। अब हाथ से चयन करके तो कर नहीं सकते अलग, तो क्या किया जाता है, उन डंठलों को इकट्ठा करके एक गठरी बना करके उसे जो है किसी सरफेस पर पीटा जाता है, जिससे कि दाने जो है वो अलग हो जाए और जो डंठल है वो अलग हो जाए। तो इस टेक्निक को थ्रेसिंग कहा जाता है। ट्रेडिशनल मेथड में तो इसी तरीके से यूज किया जाता था कि जो फसल कटाई हो गई तो उसके उसके जो है उनको बांध करके इकट्ठा करके रख देंगे और उनके ऊपर जो है किसी डंडे से पीटेंगे, जिससे कि दाने अलग हो जाएंगे। या तो जैसे इमेज में दिखाई दे रहा है कि गट्ठर को उठा करके सरफेस पर मारेंगे, जिससे कि दाने अलग हो जाएंगे। ठीक है। और अभी जो है अगर जो मॉडर्न मेथड्स हैं वहां पर ये बुलॉक से भी किया जाता है और मशीन से भी किया जाता है थ्रेसिंग। क्लियर। फिर थ्रेसिंग के बाद टेक्निक हमने पढ़ी विनोइंग। अब विनोइंग टेक्निक में क्या है, थ्रेसिंग के बाद जो हमने धान अलग किया है या जो भी हमने अनाज अलग किया है, जो भी हमने, ठीक है, ग्रेन्स अलग किए हैं, तो थ्रेसिंग के बाद जो ग्रेन्स अलग हैं उनमें अब कुछ ना कुछ भूसा होगा, काफी सारी इम्प्योरिटीज तो अभी भी होंगी। तो उन इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए विनोइंग मेथड किया जाता है। अब विनोइंग मेथड में होता क्या है कि हवा में जो है अनाज को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है, जिससे अनाज जो है भारी होता है और जो उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो हल्की होती है। सिंपल अगर हम कहें कि विनोइंग ये मेथड है जहां पर भारी अनाज से हल्के जो पार्टिकल्स हैं, जो इसमें इम्प्योरिटीज हैं, यानी कि भारी कण से हल्के कण को अलग करना। ठीक है। विंड की सहायता से, यानी कि एयर, हवा की सहायता से। क्लियर है इतना। ठीक है। तो होता क्या है विनोइंग टेक्निक में, ऊपर की तरफ, जैसे कि हमें यहाँ पे इमेज दिख रही है, आधी है, थोड़ा कट गई है, ठीक है, आगे हम देखेंगे इसको। तो इस तरीके से ऊपर से थोड़ा ऊंचाई से जो है धान को नीचे फेंका जाता है और धान के जो दाने होते हैं, अनाज के जो दाने होते हैं, वो मोटे होते हैं और भारी होते हैं, जिससे कि वो एक जगह में गिर करके इस तरीके से ढेर बना देते हैं। और जो इम्प्योरिटीज उसमें होती है, जो अशुद्धियां होती हैं, वो हल्के पार्टिकल्स होते हैं, तो वो हवा के साथ बह करके अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो है अनाज को अच्छे से सेपरेट कर सकते हैं। इसको हम ट्रेडिशनल मेथड जो है वैसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ट्रेडिशनल मेथड है। इसके अलावा एक मेथड ये भी है कि अनाज को ऊपर उछाला जाता है, ऊपर की तरफ फेंका जाता है, फिर अनाज के जो दाने हैं वो वैसे ही नीचे आ जाते हैं जैसे ऊपर जाते हैं, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो हवा के माध्यम से उड़ जाती हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड्स ये हैं। हम मॉडर्न मेथड में बच्चों ब्लो एयर का उपयोग किया जाता है या फैंस का उपयोग किया जाता है। तो पंखों का उपयोग किया जाता है, जो फैन होते हैं ब्लो एयर का उपयोग किया जाता है, जिससे कि हम अ, हवा देते हैं और अनाज में से जो है इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं। क्लियर। चलिए, फिर हमने तीसरा मेथड पढ़ लिया था सीविंग का। अब विनोइंग के बाद जो ग्रेन्स हैं पूरे साफ हैं, लेकिन अभी भी उनमें थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज होती है, तो वो सीविंग के मेथड द्वारा छलनी से इसे छान करके साफ कर लिया जाता है और आटा चक्की में भेज दिया जाता है, जहां पर गेहूं को पीस करके उसको आटा उसका बना दिया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों उस आटे को भी हम क्या करते हैं, अगेन यूज करने से पहले उसको छानते हैं, ताकि उसमें से जो भूसा है, ठीक है, या कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो इम्प्योर है या हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो पार्टिकल्स भी छलनी में ऊपर रह जाते हैं और आटा आटा नीचे आ जाता है। इस प्रकार से इस प्रोसेस से हमें जो है शुद्ध आटा मिलता है। ठीक है। तो ये हमने प्रोसेस पढ़ी कि हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग की जाती है, फिर विनोइंग, फिर सीविंग की जाती है। क्लियर। चलिए, बाकी के कुछ और मेथड्स हैं, काफी सारे मेथड्स हैं अभी, वो हमें आज पढ़ने हैं। चलिए, तो एक बार आप साथ साथ देख भी लीजिए और रिवाइज भी कर लीजिए। कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों।
चलो, तो इस तरीके से ये मेथड है थ्रेसिंग का, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो थ्रेसिंग ये की जा रही है। क्लियर, जो हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट ये है विनोइंग का मेथड। ये मेथड कौन सा है? विनोइंग है। ठीक है, ये उत्तराखंड का एक जो इमेज ये है, ठीक है, जहाँ पर चावल फटका जा रहा है। इस तरीके से गेहूं भी अलग किया जाता है। ठीक है, गेहूं से भी इस तरह एक मेथड ये भी है, ये भी ट्रेडिशनल मेथड है। ऊपर की तरफ उछाला जाता है, अनाज नीचे आ जाएगा और भूसा जो है वो किनारे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, किनारे चले जाएगा या जो अनाज है उससे अलग हो जाएगा। क्लियर, चलिए, तो ये है विनोइंग। फिर छलनी, सीविंग। सीविंग जो टेक्निक है कुछ इस तरीके से की जाती है। ठीक है, कुछ इमेजेस और हम इसकी देखेंगे। तो देखो, सैंड और ग्रेवल्स को भी अलग किया जाता है इस तरीके से छलनी की मदद से। अब छलनी को जो है हम अपने अकॉर्डिंग जो है इसको डिजाइन कर सकते हैं, जिस तरह की छलनी हमें चाहिए। ठीक है, जिस तरह के हमारे पास पार्टिकल है, जिस तरह का हमारे पास मिक्सचर है। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से छलनी का उपयोग हमारे घरों में भी किया जाता है कुछ भी चीज छानने के लिए। तो देखो, ऐसी छलनी है, एक आटा छानने वाली, वो थोड़ा डिफरेंट छलनी होती है। एक ऐसी छलनी जिससे हम सूजी छान सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरह की छलनी होती है। क्लियर है, चलिए थोड़ा सीविंग को थोड़ा और डिटेल में यहाँ पर देखते हैं। You might have seen your mother use a sieve to separate impurities and bran from flour before using it. तो आपने अपनी माता को देखा होगा इम्प्योरिटीज को अलग करते हुए और जो भूसा है उसको अलग करते हुए आटे से। ठीक है, उसको यूज करने से पहले। द सेपरेशन टेक्निक ऑफ सीविंग आर मेनली यूज इन फ्लावर मिल टू सेपरेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। तो ये जो सेपरेशन टेक्निक है कौन सी? सीविंग की, छलनी वाली जो टेक्निक है, आर मेनली यूज इन फ्लावर मिल्स, यानी कि जो आटा चक्की है, फ्लावर मिल्स यानी कि आटा चक्की जो है, टू सेपरेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। यानी कि गेहूं से इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए आटा चक्की में इस प्रोसेस को यूज किया जाता है। और गेहूं को ग्राइंड करना यानी कि उसको पीसने से पहले इम्प्योरिटीज को अलग किया जाता है सीविंग वाली टेक्निक से। ठीक है, सीविंग रिमूव इम्प्योरिटीज। तो सीविंग सीविंग करती क्या है? सीविंग को यूज क्यों करें? क्योंकि ये इम्प्योरिटीज को रिमूव करती है। अंडरस्टूड बात है, क्योंकि यहाँ पर हम यही पढ़ रहे हैं कि इम्प्योरिटीज को हटाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पत्थर है, डंठल है, भूसा है। ठीक है, इन चीजों को ये क्या कर लेती है? अलग करती है। स्टिल रिमेन आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग। जो पत्थर, कंकड़, इसके अलावा डंठल, डंठल के छोटे छोटे टुकड़े, भूसा, धूल, ये सब जो है थ्रेसिंग और विनोइंग के बाद भी बच जाते हैं। फिर उसे जो है सीविंग से अलग किया जाता है। क्लियर, द sieve ओनली रिमूव पार्टिकल ऑफ impurities दैट आर लार्जर देन द प्योर। तो सीव जो है सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स को रिमूव करती है जो उसके पोर से साइज में बड़े हों। ठीक है, जो इसमें जो छेद होंगे उससे जो साइज में बड़े होंगे उन्हें ही वो रिमूव करेगी। अब वो इम्प्योरिटीज हो या इम्प्योरिटी ना हो, लेकिन वो रिमूव उन्हीं को ही करेगी जिनकी जिनका साइज जो है वो छलनी के जो पोर्स हैं, छेद हैं, उनसे बड़ा हो। ठीक, चलिए, देयरफॉर वी कैन डिजाइन सीव अकॉर्डिंग टू आवर नीड। यानी कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से जिस तरह की छलनी हमें चाहिए, जिस तरह के छिद्र हमें उसमें चाहिए, बड़े छिद्र चाहिए, छोटे छिद्र चाहिए, हम वो डिजाइन कर सकते हैं खुद से। ठीक है, चलिए, क्लियर इतना? तो आप देख सकते हो इस तरीके से हम उपयोग करते हैं छलनी का। चलिए बच्चों, तो एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सेपरेशन की टेक्निक पर। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अगले सेपरेशन की विधि, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। अब ये सेपरेशन किया जाता है मैग्नेट के द्वारा, यानी कि चुंबक के द्वारा। कैसे सेपरेट करेंगे? ठीक है, चलिए, तो कैसे सेपरेट करेंगे? हमने लिया है एक चाइना डिश में सल्फर, और एक चाइना डिश में लिया है हमने आयरन फिलिंग्स, यानी कि लोहे का जो छोटा छोटा बुरादा होता है जिसे हम आयरन फिलिंग्स कहते हैं।
ठीक है, तो आयरन फिलिंग और सल्फर का हमने एक मिक्सचर लिया। ठीक, अब इसमें से सल्फर और आयरन फिलिंग्स को कैसे अलग करेंगे? हम क्या करेंगे, इसको एक मैग्नेट की सहायता से करेंगे। हम क्या करेंगे, मैग्नेट को, जो मिक्सचर है सल्फर का और आयरन फिलिंग का, उसके ऊपर लेकर के जाएंगे। अब मैग्नेट जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो मैग्नेट क्या करेगा, आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और हम जो है मैग्नेट को ये जो आयरन फिलिंग और सल्फर वाला जो मिक्सचर है उसके ऊपर घुमाते रहेंगे, तो जितनी भी आयरन फिलिंग्स है वो सारी मैग्नेट पर चिपक जाएगी। सल्फर नीचे अकेला बच जाएगा, तो सल्फर सेपरेट हो गया और जितनी भी आयरन फिलिंग्स थी वो भी सेपरेट हो गई, वो मैग्नेट पर चिपक गई। फिर हम मैग्नेट से उन्हें अलग करके दूसरे चाइना डिश में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड बहुत ही इजी है, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि मैग्नेट के द्वारा ये किया जा रहा है। तो आयरन फिलिंग्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड बाय यूजिंग अ मैग्नेट। तो मैग्नेट की सहायता से हम सल्फर और आयरन फिलिंग या सैंड और आयरन फिलिंग का कोई मिक्सचर हो तो उसे आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण भी हम जिसे कहते हैं। तो मैग्नेट से कर रहे हैं सेपरेशन, तो मैग्नेटिक सेपरेशन। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अब इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से कैसे हम सेपरेट करेंगे? इनसॉल्युबल सॉलिड यानी कि जो सॉलिड पानी में घुलनशील नहीं होगा, अघुलनशील होगा, उसे हम कैसे पानी में सेपरेट करें, पानी से सेपरेट करेंगे या लिक्विड से सेपरेट करेंगे। पानी की बात नहीं है, लिक्विड की हम यहाँ पर मेनली बात करेंगे। चलिए, द फॉलोइंग मेथड आर यूज फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। तो इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए ये कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला इसमें सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन मेथड की मदद से भी हम सेपरेशन कर सकते हैं। कैसे? चलिए, दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। तो ये प्रोसेस जो है ये किस पर आधारित है? डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, है ना, जो मिक्सचर के जो अलग अलग कंपोनेंट है उनकी डेंसिटी पर आधारित है। देखो, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो पानी में बॉटम में चला जाएगा। ठीक है, और डेंसिटी कम वाला ऊपर की तरफ फ्लोट करता है। ठीक है, चलिए, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ हेवी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें जो हेवी इनसॉल्युबल पार्टिकल है किसी मिक्सचर में, पानी के किसी मिक्सचर में, वो जब नीचे की तरफ सेटल हो जाता है, तो उस प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे हैं? सेडिमेंटेशन कह रहे हैं। द सेटलिंग डाउन ऑफ हेवी इनसॉल्युबल पार्टिकल इन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। यानी कि जो हैवी इनसॉल्युबल पार्टिकल है वो नीचे की तरफ सेटल हो जा रहा है। देखो, जो हैवी पार्टिकल होगा वो नीचे की तरफ ही तो सेटल होगा, बिल्कुल होगा। तो जब वो नीचे की तरफ सेटल हो रहा है तो सिंपली इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं सेडिमेंटेशन। क्लियर? चलो, तो ये हो गई हमारी प्रोसेस सेडिमेंटेशन की, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख सकते हो। चलिए नोट कीजिए इसको। अच्छा, सेडिमेंटेशन में जो नीचे जो इनसॉल्युबल पार्टिकल हैं जो नीचे बैठ गए हैं, नीचे की तरफ सेटल हो गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है बच्चों सेडिमेंट्स। ठीक है, उन्हें सेडिमेंट्स कहा जाता है। क्लियर इतना? चलिए, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हो गई सेडिमेंटेशन की प्रोसेस। तो सिंपल ही प्रोसेस थी कि जो हैवी पार्टिकल है वो धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा, बॉटम में सेटल हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को ही हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिकैंटेशन प्रोसेस की। अब जैसे कि इमेज में भी दिख रहा है, तो कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि डिकैंटेशन प्रोसेस में हो क्या रहा है। चलिए, तो इसे रीड करते हैं। द process of pouring out a clear liquid from a vessel after sedimentation without disturbing the sediment is called decantation। यानी कि सेडिमेंटेशन के बाद
जो सेटलमेंट हो गया था ना दोनों लिक्विड का या सॉलिड लिक्विड का, उसके बाद जो लिक्विड है उसे जब हम किसी दूसरे वेसल में पोर करते हैं, यानी कि सिंपल सी बात है हम उनका सेपरेशन कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिकैंटेशन। ठीक है, डिकैंटेशन इज टू पोरिंग आउट अ क्लियर लिक्विड फ्रॉम अ वेसल, यानी कि वेसल से क्लियर लिक्विड को पोर करना, यानी कि किसी दूसरे वेसल में डालना विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, और उसमें जो सेडिमेंट है यानी कि जो नीचे की तरफ इकट्ठा हो गया है उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए, इस प्रोसेस को ही डिकैंटेशन कहा जाता है। अब देखो बच्चों, जैसे ऑयल और वाटर का ये मिक्सचर था, तो पहले ये मिक्सचर रहा होगा, पहले कुछ इस तरीके से ये रहा होगा, ये रहा होगा ऑयल, ठीक है, ऑयल और वाटर जो है मिक्स रहा होगा। फिर जब हमने इसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया, ठीक है, ऑयल और वाटर इस तरीके से मिक्स रहा होगा, ठीक है, तो जब हमने इसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया तो उसके बाद क्या हो गया, ऑयल और वाटर दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो इस प्रोसेस को तो हम सेडिमेंटेशन कहेंगे। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे हो गया, और जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है, ठीक है, ऊपर हो गया, दोनों क्या हो गए, सेटल हो गए, ये नीचे सेटल हो गया, ये ऊपर सेटल हो गया। क्लियर, तो ये हो गई सेडिमेंटेशन की प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर जो लिक्विड है ये सेपरेट जो हो गया है, इसे क्या करेंगे, किसी दूसरे वेसल में या किसी दूसरे कंटेनर में या किसी दूसरे बीकर में क्या कर देंगे, पोर कर देंगे, धीरे धीरे उडेल देंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे ये इसमें जा रहा है, और फिर जब ये पूरा चला जाएगा ये ऑयल जो है, तो हम इसे वापस से सीधा कर लेंगे, तो इस वाले बीकर में बचेगा पानी और इसमें बचेगा ऑयल। क्लियर, तो ये हो गई डिकैंटेशन की प्रोसेस। लेकिन बच्चों इस प्रोसेस के कई सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इस प्रोसेस के, देखो डिसएडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि यहाँ से ये ऑयल जा तो रहा है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि सिर्फ ऑयल ही जाएगा, थोड़ा बहुत अमाउंट में वाटर भी इसके साथ चला जाएगा, जिस वजह से सेपरेशन यहाँ पर कंप्लीटली नहीं हो पाएगा। क्लियर, और दूसरा प्रॉब्लम ये है, दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये दोनों लिक्विड कैसे इमिसिबल हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे में नहीं घुल रही। ठीक है, तो दो इमिसिबल को तो हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लिक्विड हो जहां पर दोनों कैसे हो, मिसिबल हो, तो उन्हें सेपरेट करना थोड़ा थोड़ा क्या काफी ज्यादा मुश्किल है। तो दो मिसिबल लिक्विड को हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, मिसिबल लिक्विड यानी कि जो आपस में अच्छे से डिसॉल्व हो, जैसे हम कहे पानी और विनेगर हो। क्लियर, चलिए तो इसके डिसएडवांटेज थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है डिकैंटेशन प्रोसेस के। इट कैन नॉट बी यूज फॉर द मिसिबल लिक्विड दैट डिजॉल्व इन वन अनदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये जो डिकैंटेशन प्रोसेस है इसे मिसिबल लिक्विड्स के लिए यूज नहीं किया जा सकता। मिसिबल लिक्विड यानी कि जो एक दूसरे में अच्छे से घुले हुए हो, जैसे हम बात करें कि नींबू का जो रस है और पानी है, नींबू का रस और पानी को हम अच्छे से घोल दें, मिला दे, तो वो दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो क्या हम नींबू के रस को और पानी को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, डिकैंटेशन प्रोसेस से, तो ये दो मिक्सिबल लिक्विड्स के लिए नहीं है, दैट डिसॉल्व इन वन अनदर। फॉर एग्जांपल जैसे पेट्रोल मिक्स्ड इन कैरोसिन ऑयल, यानी कि पेट्रोल को कैरोसिन में हमने मिक्स कर दिया तो सेपरेशन नहीं किया जा सकता। सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्ट और शुगर को हमने पानी में मिला दिया तो डिकैंटेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि सेपरेट ही नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है, सेपरेशन हम कर सकते हैं लेकिन अलग टेक्निक से, डिकैंटेशन से नहीं कर सकते, इसीलिए एडवांटेजेस है डिकैंटेशन के। अगला, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकैंटेशन अ स्मॉल क्वांटिटी स्टिल रिमेन्स अनसेपरेटेड, डज इट गेट वेस्टेड। यानी कि डिकैंटेशन की प्रोसेस के दौरान ऐसा जरूर होता है कि थोड़ा बहुत क्वांटिटी जो है वो अनसेपरेटेड रह जाती है। जैसे हमने बात की कि ये ऑयल जा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है वाटर इसके साथ चला जाए, या थोड़ा बहुत ऑयल इसमें ही बच जाए, एक या दो बूंद, या एक एक बूंद या दो बूंद वाटर इसमें चला जाए। ठीक है, किसी में भी अगर वाटर जाएगा या ऑयल यही रह जाएगा तो ये मिक्सचर कैसा होगा, अनसेपरेटेड होगा, जिस वजह से पूरा जो है वो कैसा हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। क्लियर, तो डिकैंटेशन एक अच्छी प्रोसेस है, इजी है, लेकिन कई जगहों पर ये क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, यानी कि इसके डिसएडवांटेजेस काफी सारे हैं। तो बहुत देख करके, बहुत सोच करके, समझ करके हमें ये प्रोसेस करनी पड़ती है। क्लियर है इतना डिकैंटेशन के बारे में। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए इसे।
चलिए, तो क्लियर है। देखो सेडिमेंटेशन हम पढ़ चुके हैं, डिकैंटेशन प्रोसेस हमने पढ़ ली है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोगुलेशन या लोडिंग प्रोसेस की। अब देखो इस प्रोसेस में होता क्या है, ये बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, बहुत इजी है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी, पढ़ने में मजा आएगा। तो कोगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द सेटलिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड बाय एडिशन ऑफ स्पेसिफिक केमिकल। ठीक है, तो कोगुलेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है या एक ऐसी प्रोसेस है यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो सेटलिंग प्रॉपर्टी है उसे इम्प्रूव किया जाता है कोई स्पेसिफिक केमिकल डाल करके। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास लिक्विड है और इसमें कई सारी इम्प्योरिटीज हैं। तो अब जो है अगर हम इसको छोड़ देते हैं इस लिक्विड को, फिर भी इसकी जो इम्प्योरिटीज है वो सेटल नहीं होती इसकी डेंसिटी की वजह से। जैसे सेडिमेंटेशन में हम देख रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, जो इम्प्योरिटीज थी वो नीचे की तरफ सेटल हो जा रही थी, फिर ऊपर के लिक्विड को हम पोर करके डिकैंटेशन प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर सकते थे। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो हमारी इम्प्योरिटीज है वो नीचे की तरफ सेटल ही ना हो, तो हम यहाँ पर सेपरेशन करेंगे कैसे? तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो यहाँ पर इम्प्योरिटीज है, इनकी जो सेटलिंग प्रॉपर्टीज है उन्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूव कैसे करेंगे? हम कोई केमिकल डालते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बहुत सारा क्या है, इम्प्योरिटीज है, अब ये सेटल नहीं होंगी ये, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डाल देंगे एक स्पेसिफिक केमिकल, जैसे हम एलम डालते हैं। ठीक है, तो जब हम इसमें एलम डालेंगे तो जितनी भी इसमें सारी इम्प्योरिटीज हैं वो सब एलम में चिपक जाएगी, सारी इम्प्योरिटीज। जब सारी इम्प्योरिटीज एलम में चिपक जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, जिस वजह से वो इस तरीके से नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा सारी इम्प्योरिटीज के साथ। फिर हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, इस वाटर को किसी दूसरे कंटेनर में, बीकर में या वेसल में पोर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो व्हेन सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर नॉट हैवी इनफ टू सेटल इजीली, जब ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये इतने हैवी नहीं है कि आसानी से सेटल हो सके, तो हम क्या करते हैं, सम केमिकल कैन बी एडेड टू द मिक्सचर टू इनेबल द सॉलिड टू सेटल। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ केमिकल डाल देते हैं जिससे कि सारी इम्प्योरिटीज क्या हो जाए, नीचे की तरफ सेटल हो जाए। कैसे? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, व्हेन एलम इज एडेड टू डर्टी वाटर, जब एलम को, फिटकरी को एक डर्टी वाटर में डाला जाता है, ठीक है, डर्टी वाटर में हमने डाला, ऐसा वाटर जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज है तो उसको डर्टी वाटर कहेंगे। इट अटैचेस इटसेल्फ टू द डर्ट पार्टिकल्स एंड मेक सेवरल डर्ट पार्टिकल्स स्टिक टू ईच अदर। अब ये एलम क्या करता है, उस डर्टी वाटर में जितनी भी डर्ट है, ठीक है, जितनी भी इम्प्योरिटीज है उनको अपने में चिपका देता है और सारी इम्प्योरिटीज एक साथ चिपक करके क्या हो जाती है, हैवी बना देती है। ठीक है, दिस मेक्स देम हैवियर, ये उन्हें क्या करता है, हैवी बना देता है, एंड हेल्प देम टू सेटल डाउन, और उनकी मदद करता है उन्हें नीचे की तरफ सेटल करने में, जिससे कि हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों एलम इज सेड टू बी अ कोआगुलेटिंग एजेंट। तो एलम को हमें कोआगुलेटिंग एजेंट कहते हैं। ये क्या कर रहा है, सारी जो डर्ट है उनको अपने आप में चिपका करके इसे कैसा बना दे रहा है, हैवी बना दे रहा है, जिससे ये नीचे सेटल हो रहे हैं और हम यहाँ पर सेपरेशन कर सकते हैं आसानी से। तो कोगुलेशन या लोडिंग प्रोसेस आप इसे कह सकते हैं। एलम आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक केमिकल जो हम यूज कर रहे हैं वो एलम है। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए बच्चों इतना। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।